हाय गाइस, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका जेएस वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आता है सिटीजनशिप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पार्ट 2 में आता है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। हम उन सबको जानेंगे और उसके साथ साथ हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी समझेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं इस बात पे कि देश का नागरिक कौन है और नागरिक होने पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है जो एक देश का जो नागरिक नहीं है उसे नहीं मिलती है। सो जो नागरिक होते हैं उन्हें ये सब राइट एक्स्ट्रा मिलती है। क्या? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, cultural and educational rights, right to vote and contest for membership of parliament and state legislature, and to hold public offices like president, vice president। तो ये जितने भी rights हैं वो सिर्फ citizens के पास होते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 5 पे, जो कि बोलता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, अधिवास के हिसाब से कौन देश का नागरिक है। तो कौन कौन होगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। वन शुड हैव ए डोमिसाइल इन इंडिया and he or she is born in India, any of his parents are born in India and residing in India for 5 years immediately before 26/1/1950। तो जो भी ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उन्हें सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मिलती है आर्टिकल 5 के तहत। अब आते हैं आर्टिकल 6 पे। यहाँ पे ये जो डेट है 19 जुलाई 1948, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस डेट को दोनों ही देशों ने एक परमिट सिस्टम जारी किया था, जिसके तहत इंडिया से कोई पाकिस्तान माइग्रेट हो सकता है और पाकिस्तान से कोई चाहे तो इंडिया को माइग्रेट हो सकता है। तो ये जो डेट है, इससे पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसे किस आधार पे सिटीजनशिप मिलेगी। ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु हैव बोर्न इन इंडिया, ही शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन। ये दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करती है या करता है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है। ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु हैव बोर्न इन इंडिया, he had returned to India under a permit for resettlement, he had resided in India after migration for 6 months, and he has submitted an application for registration to an officer and that officer has accepted his application। so ये एक कंडीशन है आर्टिकल 6 के तहत। तो आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, और आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान चले तो गए थे लेकिन उसके बाद फिर से पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। उन लोगों के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये रहे। He either of his parents, any of his grandparents who were born in India, he had returned to India under a permit for resettlement, he has resided in India after migration for 6 months, and he had submitted an application for registration to an officer and that officer has accepted his application। फिर आता है आर्टिकल 8 पे, जो कि बोलता है सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे आउटसाइड इंडिया का मतलब है आउटसाइड इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मतलब आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। ही, his parents, grandparents who are born in undivided India, registered as an Indian citizen in the country he or she is residing। तो अब आते हैं आर्टिकल 9 पे, जो कि ये कहता है if a person voluntarily takes citizenship of a foreign state then he can't be a citizen of India under आर्टिकल 5, 6 and 8। अगर आप किसी फॉरेन स्टेट के नागरिकता हासिल कर लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे आप 2 देशों के सिटीजन नहीं रह सकते हैं। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी जो सिटीजनशिप है इट्स ए सब्जेक्ट टू लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, और आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट कैन ओनली रेगुलेट लॉज ऑफ सिटीजनशिप, इट कैन रेस्ट्रिक्ट, रिवोक द सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5, 6 एंड 8। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि ये बताता है कि आप भारत की नागरिक कैसे बनेंगे और किस किस आधार पे आपकी जो नागरिकता है वो आपसे छीन ली जाएगी। ये जो एक्ट है ये अब तक 6 बार अमेंड हो चुका है। कब कब?
1986, 1992, 2001, 2005, 2015 एंड 2019। अब आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप पे। तो इसमें जो पहली चीज आती है वो ये है सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर आप 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए हो, देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हो, देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ईदर ऑफ योर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। या तो आपके माँ या फिर आपके पिता, दोनों में से किसी एक को भारत का नागरिक होना पड़ेगा, वरना आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होते हो, देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ बोथ ऑफ योर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आप पैदा हुए हो और अगर आपकी माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 डेट के बीच आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ योर पेरेंट, और ये 2 डेट के बीच आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगी इफ ईदर ऑफ योर पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और इस डेट के बाद आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगी अगर दोनों ही आपके पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो। अब आते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट पे। ए पर्सन born outside India on or after 26 January 1950 but before 10th December 1992 is a citizen if his father was a citizen of India at the time of his birth। अगर आपका जन्म ये 2 डेट के बीच में हुआ है और आपके जन्म के टाइम पे आपके पिताजी भारत के नागरिक थे, तो आप एक सिटीजन बाय डिसेंट कहलाएंगे। A person born outside India on or after 10th December 1992 is a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। यहाँ पे सिर्फ फादर था, यहाँ पे either of his parents, फादर हो मदर हो कोई भी चलेगा। From 3rd December 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of his date of birth। अब आते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन पे। ए पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन इफ he belongs to any of the following। A person of Indian origin who is residing in India for 7 years before making an application। इंडिया में वो 7 साल रह चुका है एप्लीकेशन करने से पहले। A person of Indian origin who is ordinarily residing in any country or place outside undivided India। Undivided India मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। A person who is married to a citizen of India and is residing in India for 7 years before making the application। भारत की नागरिक से उसकी शादी हुआ है और वो 7 साल रह चुका है भारत में एप्लीकेशन देने से पहले। A person of full age and capacity whose parents are citizen of India। A person of full age and capacity who or either of his parents was earlier citizen of India and has been residing in India for 1 year before making the application। And a person who has been registered as an overseas citizen of India for 5 years and who has been residing in India for 1 year before making the application। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आता है और भारत में 1 साल रह चुका है एप्लीकेशन देने से पहले। अब आते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू ए पर्सन इफ ही पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। दैट ही इज नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ ए कंट्री where citizens of India are prevented from becoming subject or citizen of that country by naturalization। मान लीजिए 2 कंट्रीज हैं ए और बी। ए जो है वो बी के नागरिकों को सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जब ए के नागरिक बी के पास जाते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए तो बी साफ साफ मना कर देता है। ऐसा इंडिया के केस में नहीं होगा। इंडिया ऐसी कोई कंट्री की सिटीजन को सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन नहीं देगी जो कि इंडिया के सिटीजन को सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन नहीं देती है। And that if he is a citizen of other country, he undertakes to renounce the citizenship of that country। अगर वो किसी और देश का नागरिक है तो वो उस नागरिकता को छोड़ के भारत की नागरिकता को अपनाने के लिए राजी होना चाहिए।
that he has resided in India or been in the service of government of India or partly one and partly other throughout a period of 12 months, and that he has an adequate knowledge of a specified language in the 8th schedule of the constitution. हमारे 8th schedule में जो 22 languages है उसमें से कोई एक भी language में उसे adequate knowledge होनी चाहिए. However, Government of India may waive all or any of the above conditions for naturalization in the case of a person who has rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, world peace और human progress. इन सारी चीज़ों पे अगर किसी ने distinguished service की है और Government of India चाहती है कि उन्हें citizenship दिया जाए, तो वो उन्हें citizenship by naturalization provide कर सकती है, जैसा कि हमने किया था मदर टेरेसा के साथ. वो भी एक naturalized citizen of India थी जो कि आगे चलकर भारत रत्न भी जीती. अब आते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. If any foreign territory became a part of India, then Government of India specifies the person who among the people of that territory shall be a citizen of India. That person become a citizen of India from that specified date. आप एग्जाम्पल के लिए पुडुचेरी को देख लीजिए. ये इंडिया का पार्ट बना 1962 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया सिटीजनशिप ऑर्डर 1962, जिसके तहत जितने भी वहां के लोग थे उन्हें भारत की नागरिकता मिली. अब आते हैं लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. पहले आता है रेनंशिएशन. इट इज एन वॉल्यूंटरी एक्ट वेयर द पर्सन फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री गिव्स अप हिज इंडियन सिटीजनशिप. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, इसीलिए अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपको भारत की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी. फिर आता है टर्मिनेशन. It takes place by operation of law. When an Indian citizenship acquires citizenship of a foreign country, he automatically ceases to be a citizen of India. फिर आता है deprivation. It is a compulsory termination of citizenship of India acquired by registration or naturalization in case of fraud or false representation. अब आते हैं overseas citizen of India पे. The following categories of person except from Pakistan and Bangladesh are eligible to apply under Overseas Citizenship of India scheme. Who is a citizen of another country but was a citizen of India at the time of or after the commencement of the constitution. वो किसी और देश का नागरिक है, लेकिन जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे या फिर उसके बाद वो भारत का सिटीजन एक पॉइंट पे था. Who is a citizen of another country but was eligible to be a citizen of India at the time of commencement of the constitution. Third आता है who is a citizen of another country but belonged to a part that became part of India after independence. Fourth आता है who is child, grandchild or great grandchild of such a citizen. तभी आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे. और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं इन्हें कुछ फैसिलिटीज भी मिलती है, जैसे कि मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज, देन एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विथ फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, एंड दे शैल बी ट्रीटेड एट पार विथ एनआरआईज इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन. सो ये फैसिलिटीज भी मिलती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को. So guys, this is the end of this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया then like, share and comment on this video and subscribe to my YouTube channel and tap the bell icon to get time to time updates. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जो कि कवर करता है फंडामेंटल राइट्स. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.